कुछ समय के बाद विस्तार से एक ऑडियो हल्का सा वो आता है कि जो 4 परियोजनाएं हैं उनमें जो 2 रोपवे हैं उनका जिक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पहला गौरीकुंड से केदारनाथ रोपवे लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर, ऊंचाई 15,200 फीट होगी और इसकी लंबाई होगी लगभग 12 किलोमीटर। दुनिया की सर्वोच्च पर बनने वाले 2 इस समय में जब तक हमारी ये रोपवे बनकर तैयार होंगे तो शायद कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं होगा जो इन रोपवे का मुकाबला कर सके। साथ ही 2 राजमार्गों का भी मैंने जिक्र किया। ये 2 राजमार्ग जिनका पुनः जो सीमांत इलाकों से जुड़ते हैं, सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इनका पुनरुत्थान सीमाओं को और सुदृढ़ बनाएगा, देश की सीमाओं को और वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिक्र कर रहा था मानगांव की फर्म महिलाओं द्वारा जो स्वागत गीत प्रस्तुत किया जाएगा। कल आप यकीन मानिए मुझे मौका मिला इन सभी महिलाओं से रूबरू होने का, इनसे बात करने का। यहाँ के अलौकिक इतिहास को इन महिलाओं के मुखार बिंदु से सुनकर एक ऐसा अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ के लोग सेवा के लिए दधीची जैसे ऋषियों ने अपना अस्थिदान किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की वो परंपराएं जिसका परचम आज पूरी दुनिया में लहरा रहा है। तो बड़े ही हृदय स्पर्शी ये शब्द लगे मुझे। हिमालय की गोद में बसे, हिमालय से भी ऊंचे सभी माना एवं नीतिवासियों को एक बार मैं पुनः नमन करता हूँ। हमारे बीच मुझे बताया गया श्री पीताम्बर सिंह मोल्फा ग्राम प्रधान माना भी उपस्थित हैं। मोल्फा जी हैं हमारे बीच। एक बार जोरदार ताली से आपका भी अभिनंदन। आप सबका पुनः स्वागत है, आप सबको नमन है। इसके पश्चात मानव की सांस्कृतिक धरोहर जिसे कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध रामायण नृत्य की प्रस्तुति होगी। हमसे विभिन्न परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल आर चौधरी विशिष्ट सेवा मेडल DGPRO राजमार्गों के बारे में भी प्रधानमंत्री महोदय को अवगत कराएंगे। इसमें रोपवे जिसका एक बड़ा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। लगभग 580 किलोमीटर सड़क बनकर तैयार है। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री का मंच पर आगमन होगा। आप सबसे सादर विनम्र आग्रह कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। देशभक्ति का एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा अलौकिक माहौल आज यहाँ महसूस कर सका कि माननीय प्रधानमंत्री का ऐसा स्वागत हो उत्तराखंड की इस पावन धरती पर जो उन्हें सदैव याद है। धन्यवाद। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी मंच पर पधार चुके हैं। एक बार अभिवादन करेंगे हमारे वहाँ पे, क्योंकि पीछे से लाइट जले ना, वो काला तो आएगा। तीरथ सिंह रावत जी पधार चुके हैं। भारत माता की। नरेंद्र मोदी करना चलाएंगे और मोदी जी के जिंदाबाद के नारे भी लगाने, भगवान बद्री विशाल जी की जय हो उसके भी नारे लगाने। और आज प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के एक बड़ी सौगात देके जा रहे हैं, 3400 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के लिए बड़ी सौगात दे रहे हैं, इसलिए हम सबको उनका गौरव यहाँ से करना है। और हमारे मंच पे माननीय अध्यक्ष जी आ गए हैं, माननीय सांसद जी आ गए हैं। 1 मिनट में माननीय प्रधानमंत्री जी पहुँचने वाले स्टॉल देख रहे हैं और सीधे हमारे बीच में आ रहे हैं। वो घड़ियां जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मंच पर आगमन। हमारी प्रेरणा पंच माननीय प्रधानमंत्री महोदय का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुरी संत तीर्थानि दिव्य भूमि रसातल बद्री सकृष तीर्थम न भूतो न भविष्य। पति पावनी मालक नंदा के ज्ञानी भगवान बद्री विशाल की तपोभूमि पर आपका आगमन संपूर्ण उत्तराखंड के लिए अपार गौरव का विषय है। माननीय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ओजस्वी प्रकाश स्तंभ, हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा को विश्व पटल पर सुशोभित करने वाले ध्वजवाहक परम आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, आइए एक बार फिर से करता ध्वनि से पुरजोर अभिनंदन करें, ताली का जयघोष। देवियों सज्जनों, पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं, तूफान के सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। 3400 करोड़ रुपए से अधिक की अभूतपूर्व विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर उपस्थित उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत, सांसद श्री तीरथ सिंह रावत जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन की वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बद्री विशाल का प्रसाद भेंट कर उनका अभिनंदन करें। श्री बद्री धाम का जिसमें इसी पुनीत धरा पर अंकुरित तुलसी की माला भी सुशोभित है। तुलसी का पौधा हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो अपने आयुर्वेदिक गुणों के कारण आज पूरी दुनिया को निरोगी बना रहा है। धन्यवाद श्रीमान श्री धन सिंह रावत, माननीय कैबिनेट मंत्री से मेरा अनुरोध कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंगवस्त्र भेंट कर उनका अभिनंदन करें। माननीय श्री धन सिंह रावत जी, माना गांव के कर्मनिष्ठ गांववासियों द्वारा हाथ से तैयार किया गया अंगवस्त्र
जो प्रतीक है उनकी हथकरघा कार्यकुशलता का, अपने प्रधानमंत्री के प्रति असीम श्रद्धा एवं आधार का स्नेह का। माननीय, मैं बताना चाहूंगा ये सारे मानव के देश हमारे देशवासी हैं, हमारे अपने भारत के गौरवशाली मानव गांव के निवासी। याद आता है 4 नवंबर 2021 दीपावली का शुभ अवसर, जब माननीय प्रधानमंत्री देश की उत्तरी सीमा से 8 सालों की तरह अनवरत सरहद के निगरानों के साथ सरहद वाली दिवाली मनाते हुए माननीय आपने 130 करोड़ भारतीय की शुभकामनाएं शूरवीर सैनिकों के साथ साझा की, उनका गौरव बढ़ाया। अगले दिन 5 नवंबर को गोवर्धन पूजा के पुण्य पर्व पर आपने बाबा केदार के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की। जनमानस के साथ अपने विचारों को बांटते हुए आपने कहा था, जिस मिट्टी ने जिन हवाओं में हमें पाला पोसा है, उसकी सेवा करने का सौभाग्य और इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं हो सकता। उसी दिन बाबा केदार के भव्य प्रांगण में आपने गौरीकुंड से केदारनाथ तक दुनिया के उच्चतम एवं विशालतम रोपवे के निर्माण का संकल्प किया। उसी भारत संकल्प की सिद्धि का आज एक महत्वपूर्ण चरण, जब आपके द्वारा इन परियोजनाओं का आगाज होगा। बद्री विशाल की दिव्य धरा, हिमालय की गोद में हिमालय से भी नीचे हौसलों वाला सीमा प्रहरी मानव गांव, इसी अलौकिक आनंद के बीच मुख्यमंत्री महोदय से मेरा निवेदन, कृपया स्वागत संबोधन के लिए मंच पर पधारें। हृदय है निर्मल गंगा सा, मुख पर रवि सा तेज है। आपकी उपस्थिति ने बनाया आज का दिन विशेष है। जन जन में उत्साह उमंग है, देवभूमि में आज पर्व है। हे महामुनि, हे विकास पुरुष, माँ भारती आप पर गर्व है। मंच पर उपस्थित विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे अभिभावक, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री गुरमीत सिंह, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री महेंद्र भट्ट जी, कैबिनेट में मेरे सहयोगी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, एवं यहाँ पर पधारे हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, कैबिनेट मंत्री श्री सौरभ बाबुना जी, सारे विधायकगण, हमारे दूर दूर से आए हुए इस सीमांत क्षेत्र माड़ा गांव के और माड़ा गांव के आसपास, जिसको कि मैं भारत का पहला गांव कहता हूँ, और वैसे ही अंतिम गांव कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भारत का एक पहला गांव है। इस सीमांत मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनम कभी चंद्रमा चंद्र चंदन योग मध्य शीतला साधु संगति, अर्थात संसार में चंदन को सबसे अधिक शीतल माना गया है, लेकिन चंद्रमा चंदन से भी अधिक शीतल होता है।
और किसी साधु अथवा महापुरुष की संगति चंद्र और चंदन दोनों की तुलना में अधिक शीतलता प्रदान करने वाली होती है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जैसे महामुनि का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, जिनके विचारों की सुगंध और व्यक्तित्व की शीतलता से आज संपूर्ण विश्व लाभान्वित हो रहा है। साथ ही हमें गर्व है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस यात्रा के सहयात्री हैं जिसका लक्ष्य और संकल्प है कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक तपस्वी की बातें किस प्रकार से नए भारत का और श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने की अग्नि प्रज्वलित किए हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं समस्त उत्तराखंड की जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस महायज्ञ में जो भी इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस प्रकार की भी आहुति की आवश्यकता होगी, जिस प्रकार का भी योगदान देना होगा, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा आगे आकर उस काम को करने का काम करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने के जिस विकल्प वही संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो आपके मार्गदर्शन में अवश्य ही सिद्ध होगा। हम सभी लोग उत्तराखंड वासी भली भांति जानते हैं कि आप हमेशा से उत्तराखंड के प्रति आपका जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस समय जब भयंकर त्रासदी उत्तराखंड के अंदर आई थी, तब भी आपने आगे बढ़कर ये पेशकश करी थी कि उत्तराखंड के और बाबा केदार की उस प्रांगण का आप पुनर्निर्माण का काम करेंगे। भाई बहनों, इस दौरान देवभूमि के प्रति दिखाए गए प्रेम और अपनत्व के लिए हम सभी उत्तराखंड वासी आपके आभारी हैं। और प्रधानमंत्री बनने के पास आपने जिस प्रकार से उत्तराखंड को प्राथमिकता दी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज हम 4 धाम रामनगर रोड की बात करें या ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात करें या हमारा ऋषिकेश में चलने वाला एम्स हो या उधम सिंह नगर कुमाऊं मंडल के लिए खुलने वाला नया हमारा एम्स का दूसरा सेंटर हो, सारे के सारे प्रोजेक्ट आपके नेतृत्व और आपके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के प्रति जो आपका विशेष लगाव है उसके कारण से लगातार हमको यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिल रहे हैं। हम जानते हैं आपके इस अप्रतम स्नेह के लिए सारे उत्तराखंड के वासी हृदय से अनुभूत हैं। आज जहाँ आपके द्वारा 3400 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर 2 सड़कों का और जो बहुप्रतीक्षित हमारा केदारनाथ का रोपवे, जिसके बारे में आपने 5 नवंबर 2021 को आपने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाले समय में यात्रियों के लिए केदारनाथ की यात्रा सुगम और सरल होगी और केबल कार से लोग यात्रा कर पाएंगे। आज वो दिन आ गया कि आज आपके हाथों से बाबा केदार की भूमि पर रोपवे का उसी प्रकार से गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहब की यात्रा भी रोपवे से की जाएगी। मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई बहनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज धर्म और संस्कृति का उत्थान का पर्व हम मना रहे हैं, हम किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भारतवासी इस पर्व को मना रहे हैं जहाँ बाबा केदार के प्रांगण का जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त होने के बाद आज पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि भव्य केदार और दिव्य केदार बनने जा रहा है, वहीं बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान पर तेजी से काम हो रहा है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा और आगे आपको ले जाना चाहता हूँ। मैं विद्यार्थी जीवन में लखनऊ में पढ़ता था। मैं 1999 में अयोध्या गया था और मैंने तब वहाँ देखा कि बाबा भगवान राम टेंट के अंदर है और वहाँ से जब आया तो मन में एक अजीब सा, मैं कहूँ तो उदासी आई कि हम कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे और लंबा समय लंबा कालखंड बीत गया, मंदिर नहीं बन पाया। आज अगर भगवान राम के उस प्रांगण में भी भव्य और दिव्य राम का मंदिर बन रहा है, वो जन्मभूमि का स्थान है। तो आपके नेतृत्व में ही ये संभव हुआ है। इसी प्रकार से मैं काशी गया था 2002 में, तब देखा था मैंने इतना सकरा सा रास्ता होता था उसके मंदिर के अंदर जाने के लिए, और कोई शिव भक्त अगर बाबा
अर्पित करना चाहता था तो उसको जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता था। भाइयों बहनों, अभी मैं काशी गया था पिछले वर्ष दिसंबर में, तब हमने देखा कि अब लाखों लोगों के लिए और कोई भी शिव भक्त गंगा का जल लेकर भगवान विश्वनाथ जी को चढ़ा सकता है, भगवान जो है भोलेनाथ को अर्पित कर सकता है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपके द्वारा महाकाल लोक जो पूरे भारतवासियों को समर्पित किया गया, उसका भी एक मूर्ति जो है वहां पर निर्माण कार्य चला हो चुका है। इस प्रकार से आज धर्म, संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थल आपके नेतृत्व में लगातार उनका एक उत्थान का पर्व चल रहा है। भाई बहनों, बड़ी मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार की भूमि से कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उसकी शुरुआत होगी वो कैसे शिव की वाणी थी कि आपके मुंह से निकली, और इस बार की जो हमारी यात्रा हुई है, अभी तक हम 45 लाख यात्री, श्रद्धालु, पर्यटक अभी तक यात्रा कर चुके हैं जो रजिस्टर करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी कांवड़ यात्रा हुई है, उस कांवड़ यात्रा में भी इस बार सारे पूर्वानुमान टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए, और इस बार की यात्रा में 4 करोड़ शिव भक्तों ने मां गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों पर गए हैं। ये हमारा आपके नेतृत्व में स्वर्णिम कालखंड भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक चेतना के पुनरुत्थान का कालखंड है। आधुनिकता के संतुलित समावेश के साथ साथ आज सनातन संस्कृति का वैभव पुनर्जीवित हो रहा है। भारत पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो रहा है। समूचे विश्व को आज आपका कहीं न कहीं नेतृत्व और मार्गदर्शन मिल रहा है। भाइयों बहनों, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, जहां भारत के जो हमारे बेटे थे, बेटियां थी, बच्चे थे, वहां से आने के भारत का तिरंगा तो कंधे पर लेकर चल ही रहे थे, वो तो सुरक्षित उस सीमा से बाहर आ ही रहे थे। वहीं ऐसे देश जो हमको खुफिया आंख नहीं छुपाते, हमको पसंद भी नहीं करते हैं, उन देशों के बच्चे भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा लेकर बाहर आ रहे थे। ये नए भारत को बनने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम एक श्रेष्ठ भारत, आपने जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की है, आज पूरे विश्व के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आपके नेतृत्व में हो रहा है। आज जहां विश्व के समक्ष जो भी समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए सभी विश्व शक्तियां भारत की ओर देख रही हैं, भारत की नीतियों का अनुसरण कर रही हैं। पहले चूंकि ये मलारी गांव या उत्तराखंड हमारा सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, सैनिक बाहुल्य प्रदेश के अंदर हम जानते हैं हमारे परिवारों में, हमारे सेना के लोगों में किस प्रकार का अपने घर में वातावरण होता है। पहले के समय में जो सीमा पर काम करने वाले हमारे सैनिक होते थे, अगर कोई गोली उनको लगती थी या कोई गोली दूसरी तरफ से आती थी, तो भाइयों बहनों, गोली का जवाब देने के लिए उनको कई दिनों तक पूछना पड़ता था, और ऊपर तक बात जाती थी और जवाब नहीं आता था। लेकिन आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद अब किसी को कोई पूछना नहीं पड़ता है, अब गोली का जवाब गोली से दिया जाता है। ये नया भारत है। आज भी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है कि कोरोना की गंभीर मार के बावजूद भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत बनी हुई है, बल्कि कई विकसित देशों से भी हम बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां एक और वैश्विक मंदी की चर्चा जोरों पर है, वही भारतीय अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का काम अनुमान IMF द्वारा लगाया गया है। IMF का यह भी अनुमान है कि भारत 5 ट्रिलियन नहीं बल्कि 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में सक्षम है। यह बात हमारी शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। आज भी प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, सामरिक मोर्चे पर भी बेहद स्पष्ट है। आज किसी दुश्मन की हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ। आज हमारी सेना का मनोबल, हमारे सैनिकों का जिस तरह का जोश है, उसका एक बड़ा कारण आपके द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन है। आपकी, चाहे आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, आपकी होली हो, आपकी दिवाली हो, आपका कोई भी त्योहार हो, हमेशा आप सीमान से सीमान सैनिकों के बीच में जाकर मनाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं। जहाँ एक और सेना आधुनिक हथियारों से संपन्न हो रही है, सैनिकों को बेहतर सुविधाएं मिल रही है,
वहीं दूसरी ओर रक्षा क्षेत्र में भी धीरे धीरे भारत अब केवल आयातक की भूमिका में नहीं बल्कि आने वाले सालों में निर्यातक की भूमिका में आने वाला है। गांधीनगर में आयोजित डिफेंस एक्सपो में प्रमाणित करता है कि इस क्षेत्र में भारत का भविष्य कितना उज्जवल है। आपके द्वारा किए जा रहे सेना के सशक्तिकरण से हमारा उत्तराखंड सर्वाधिक लाभान्वित हुआ है। आज सेना में अपनी सेवा दे रहा देवभूमि का प्रत्येक जवान इस बात से निश्चिंत है कि उसका परिवार का ख्याल रखने के लिए देश व प्रदेश में आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में डबल इंजन की राष्ट्रवादी सरकारें काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमें एक नई ऊर्जा और नया उत्साह हमारे अंदर बढ़ता है। आपका ये विश्वास हर उत्तराखंड वासी का सम्मान है। एक तरफ जहाँ आज हमें ये गर्व की अनुभूति कराता है, वहीं दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का भी बोध कराता है, जो भी हमसे अपेक्षाएं आज रोजगार के क्षेत्र में भी हमने जितनी भी हमारे यहाँ अपेक्षाएं हुई हैं, कुछ बीच में विलम्ब हुआ, लेकिन उन विलम्बों को छोड़कर हमने लोक सेवा आयोग से सारी 7,000 भर्तियां होनी थी तत्काल उन भर्तियों को करने का हमने संकल्प लिया है। उसका कैलेंडर जारी कर दिया है। दिसंबर माह तक सारी भर्तियां कर देंगे। इसके अलावा 19,000 भर्तियां जो आपने 10 लाख लोगों को पूरे देश के अंदर रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसमें उत्तराखंड की भी जो भूमिका होगी, हम एक कदम आगे बढ़कर उसको पूरा करने का काम करेंगे। 19,000 भर्तियों को भी जल्दी ही निकालेंगे और अगले 1 वर्ष के अंदर इन सभी रिक्त पदों पर हम भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर देंगे। आदि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हम राज्य के विकास और कल्याण के लिए ये संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूर्व की भांति भविष्य में भी आपका जहाँ मार्गदर्शन और आपका सहयोग पूरी तरह से प्राप्त होता रहा है, वो हमें मिलता रहेगा। एक बार मैं फिर पूरे उत्तराखंड देवभूमि की ओर से समस्त देवतुल्य जनता की तरफ से आपका बहुत ही अभिनंदन करते हुए, हृदय से आभार व्यक्त करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की कुछ पंक्तियों को कहने के बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले। अभी तो सूरज उगा है, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार करके घोर अंधेरे को मिटाने। अभी तो सूरज उगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद श्रीमान। वाकई में अभी तो सूरज उगा है। अमृतकाल में हर सुबह एक नया सूरज उगा रहा हमारा देश। देवभूमि की संकल्पना मानो आज साक्षात रूप में अवतरित है। हमारा सौभाग्य कि हम इन ऐतिहासिक पलों के साक्षी हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से करवत निवेदन, कृपया रिमोट का बटन दबाकर 4 नई परियोजनाओं को शिलान्यास करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। पट्टिकाओं के अनावरण के साथ ही देवभूमि के इतिहास में विकास का एक नया अध्याय जुड़ते हैं। रोपवेज का निर्माण श्रद्धालुओं की तीर्थ यात्रा को और सुगम बनाएगा। सीमावर्ती राजमार्गों का पुनरुत्थान देश की सीमा को सामरिक मजबूती प्रदान करेगा। आइए देखते हैं भविष्य की इन प्रबल परियोजनाओं को प्रतिबिंबित करती है लघु फिल्म। प्लीज सिट बैक एंड एडमायर। सफलता में शिखर तक पहुंचने के लिए भी ये जरूरी है कि राष्ट्र अपने सांस्कृतिक उत्सव को छुए, अपनी पहचान के साथ गौरव से सर उठा करके विकास के नए अध्याय लिखे जा रहे हैं। हमारे चारों धाम और बेहतर रोड से जुड़ने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेमकुंड साहिब रोड से जुड़ने जा रहा है।
में भारत के धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों को एक नई पहचान मिल रही है। इसी कड़ी में आजादी के बाद उत्तराखंड पहली बार विकास की अनगिनत महत्वपूर्ण परियोजनाओं का साक्षी बन रहा है। इनमें में शामिल है सनातन धर्म की आस्था के केंद्र केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में हो रहे विकास कार्य, जो न सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक चेतना का नव निर्माण कर रहे हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास की नई इमारत लिख रहे हैं। विकास के इसी संकल्प के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 21 अक्टूबर को उत्तराखंड की सीमांत गांव बाड़ा में 3,427 करोड़ रुपए की 2 सड़कों और 2 रोपवे प्रोजेक्ट की आधारशिलाएं रखी जा रही हैं। केदारनाथ तक रोपवे प्रोजेक्ट 9.7 किलोमीटर लंबाई वाली इस रोपवे की लागत 1,267 करोड़ की होगी और इसके बन जाने से श्रद्धालुओं की 6 से 7 घंटे में पूरी होने वाली कठिन यात्रा अब सिर्फ आधे घंटे में पूरी हो सकेगी। इसी तरह गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की दूरी 36 घंटे में तय की जाती है, लेकिन अब गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब पर 1,163 करोड़ की लागत से बनने वाली 12.40 किलोमीटर लंबे इस रोपवे के निर्माण के बाद ये दूरी सिर्फ 45 मिनट में तय की जा सकेगी। इन रोपवेज के बन जाने से अब लाखों श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुगम यात्रा का लाभ मिलेगा। जोशीमठ से मनाली तक 61.64 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। 422.68 करोड़ की लागत से होने वाले इस 2 लेन चौड़ीकरण के अलावा 574 करोड़ की लागत द्वारा माड़ा से माड़ा पास तक 51 किलोमीटर नेशनल हाईवे का 2 लेन चौड़ीकरण कार्य शुरू किया जा रहा है। ये दोनों ही मार्ग सामरिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है और अब यहाँ से साल भर सेना के वाहनों का आवागमन संभव हो सकेगा। इसके साथ ही इन मार्गों के निर्माण से सीमांत क्षेत्रों के गांवों में बेहतर रोड कनेक्टिविटी के द्वारा आर्थिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी। इन महत्वपूर्ण कार्यों का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिससे उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पलायन रुकेगा, पर्यटन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन हो सकेगा। ये भागीरथ परियोजनाएं उत्तराखंड के विकास में निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होंगे। देवी सज्जनों को चिर प्रतीक्षित पल, जिसके लिए हम सभी उत्साहित हैं, आह्लादित हैं। साथ ही देश के कोने कोने से डिजिटल माध्यम से जुड़े लाखों देशवासी माननीय प्रधानमंत्री जी की ओजस्वी वाणी सुनने के लिए प्रतीक्षारत है। आपसे करबद्ध आग्रह मान्य, कृपया अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें, अपने आशीर्वादों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह जी, यहाँ के लोकप्रिय मृदुभाषी हर पल जिसके चेहरे पर स्मित रहता है, ऐसे हमारे पुष्कर सिंह धामी जी, संसद में मेरे साथी श्री तीरथ सिंह रावत जी, भाई गण सिंह रावत जी, महेंद्र भाई भट्ट जी, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया,
मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। बाबा के सानिध्य में, बाबा के आदेश से, बाबा की कृपा से पिछली बार जब आया था तो कुछ शब्द मेरे मुंह से निकले थे, वो शब्द मेरे नहीं थे। कैसे आए, क्यों आए, किसने दिए पता नहीं, लेकिन यूं ही मुंह से निकल गया था ये दशक उत्तराखंड का दशक है। और मुझे पक्का विश्वास है इन शब्दों पर बाबा के, बद्री विशाल के, मां गंगा के निरंतर आशीर्वाद की शक्ति बने रहेगी, ये मेरा अंतर्मन है। ये मेरा सौभाग्य है आज मैं आपके बीच इन नई परियोजनाओं के साथ उसी संकल्प को दोहराने आया और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो, मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं ऐसा नहीं। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था, मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। मुझे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते था, इतना दूर इतनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम ये माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आदेश का आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहां आया और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2
इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है। आज सुबह मैंने बाबा केदार की और बाद में बद्रीनाथ विशाल के चरणों में जाके प्रार्थना की और साथ साथ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे जो काम दिया है वो भी मुझे करना होता है, और मेरे लिए तो देश के 120 करोड़ की जनता वो भी परमात्मा का रूप है, और इसलिए मैंने विकास कार्यों की भी समीक्षा की। और आपके भी जाकर मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो गया। गुरु ग्रंथ साहब के हम पर कृपा बनी रहे, सभी पूज्य गुरुओं के हम पर कृपा बनी रहे कि ऐसा पवित्र कार्य करने का गुरुओं के आशीर्वाद से हमें अवसर मिला। बाबा केदार के आशीर्वाद बने रहे। और आप कल्पना कर सकते हैं कि रोपवे में खंभे, तार, अंदर बैठने के लिए कार इतना मात्र नहीं है। ये रोपवे तेज गति से आपको बाबा के पास ले जाएगा, इतना नहीं है। इसके होने से, इसमें काम करने वाले लोगों से आप कल्पना नहीं कर सकते हैं मेरे देश के 130 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद। दुनिया भर में गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र पूजा करने वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आज हमें आशीर्वाद बरसाते होंगे कि आज हेमकुंड साहब तक का ये रोपवे बन रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते इसकी ताकत क्या है। आप देखना, आज यूके हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, वहां पर उत्सव मनाया जाएगा, क्योंकि अब हेमकुंड साहब तक जाने का रोपवे बन जाएगा। और समय तो बचेगा, भक्ति में मन और ज्यादा लगेगा। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड को और देश विदेश के हर आस्थावान श्रद्धालुओं को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। और गुरुओं की कृपा बने रहे, बाबा केदार की कृपा बने रहे, बद्री विशाल की कृपा बने रहे, यही और हमारे सभी श्रमिक साथियों को भी शक्ति मिले, ताकि वे भी पूरी ताकत से समय सीमा इस काम को पूरा करें। और हम प्रार्थना करें, हर बात प्रार्थना करें, क्योंकि ये बहुत कठिन इलाका, यहाँ काम करना कठिन होता है, हवाएं तेज चलती है और उतनी ऊंचाई पे जाके काम करना होता है। परमात्मा से प्रार्थना करें कि इस पूरे काम के दरमियान कोई एक्सीडेंट न हो जाए, किसी हमारे साथी का नुकसान न हो जाए, ये हम प्रार्थना करते रहे। और जिस भी गांव के पास वो काम करते हैं, वो भगवान का काम कर रहे हैं, आप उनको संभालना, उनको मजबूत मत समझना, उनको मजबूत मत समझना। ये मत समझना कि उनको पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं, जी नहीं, वो परमात्मा की सेवा कर रहे हैं, वो आपके गांव के मेहमान है, कठिन काम करने वाले हैं। उनको जितना संभालोगे काम उतना तेजी से होगा। करोगे ना? इनको संभालोगे, अपने संतानों की तरह संभालोगे, तो वहां जो सभी भाई बहन काम करते हैं उनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला। जो इंजीनियर लोग हैं उनके भी साथ बात करने का मौका मिला। मुझे इतना अच्छा लगा। और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का या इमारत का काम नहीं कर रहे, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं, और ये हमारा पूजा करने का काम है। साथियों, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्षों
के बाद आखिर में मुझे क्यों कहना, क्या जरूरत पड़ी है कहने? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश को गुलामी की मानसिकता ने ऐसा जकड़ा हुआ है कि प्रगति का हर कार्य कुछ लोगों को अपराध की तरह लगता है, या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोड़ा जाता है। इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्थापनों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं करते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसकी वजह ये थी अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था तौर पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष, और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। इसके बाद राम मंदिर के निर्माण के समय इतिहास से भी हम बड़ी भांति परिचित। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर साल, पूजा स्थल के जाने के बाद वहां पर पानी की व्यवस्था, उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया। जीवन का एक सपना हो तो उस धाम में जाकर के मत्था टेक के आएंगे, लेकिन सरकारें ऐसी रही अपने ही नागरिकों को वहां तक जाने की सुविधा तो देगा, उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी बुलाई इस उपेक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसकी सुविधाओं से जोड़ा जाता है। अयोध्या में ज्ञान साथी भी इन स्थानों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं। याद है मैंने जब गिरनार में रोपवे बनाया, 80-80 साल से माता पिता ऐसे बुजुर्ग लोग वहां आने के बाद चिट्ठी लिखते कि कभी सोचा नहीं था कि गिरनार पर्वत को जाकर के तीर्थ क्षेत्रों में पूजा दर्शन कर पाएंगे। आज तो इतने आशीर्वाद देते, एक रोपवे बनाया। साथियों, इस ताकत को कई लोग पहचान नहीं लेते। आज पूरा देश अपने आध्यात्मिक केंद्रों को लेकर गर्व के भाव से भर गया। उत्तराखंड की देवभूमि स्वयं इस परिवर्तन की साक्षी बन गई। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले केदारनाथ में एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख श्रद्धालु आया करते थे। अब इस जीवन सीजन में ये संख्या मुझे बता रहे हैं 45 लाख। अब देखिए साथियों, आस्था और आध्यात्म के स्थलों के पुनर्निर्माण का एक और पक्ष है जिसकी उतनी चर्चा नहीं हो पाती। ये पक्ष है पहाड़ के लोगों की ईज ऑफ लिविंग का, पहाड़ के युवाओं को रोजगार। जब पहाड़ पर रेल, रोड और रोपवे बनते हैं तो अपने साथ रोजगार लेकर के आते हैं। जब पहाड़ पर रेल और रोड और रोपवे बनते हैं तो ये पहाड़ का जीवन भी जानदार, शानदार और अधिक आसान बना देते हैं। ये सुविधाएं पहाड़ पर टूरिज्म भी बढ़ाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी आसान करती है। अब तो हमारी सरकार ड्रोन को भी पहाड़ों पर सामान के ट्रांसपोर्ट का प्रमुख साधन बनाने पर काम कर रही है। क्योंकि आजकल ड्रोन आते 20 किलो, 25 किलो, 50 किलो तक सामान उठा करके तेज गति से दूसरी जगह पर उतार देते हैं। अब उसको लाना चाहते हैं क्योंकि आपके यहाँ जो फल सब्जी
बड़ी होटल में रहने के खर्चा करते होंगे। आप मन में व्रत बनाइए। मैं सभी 130 करोड़ देशवासियों को हिंदुस्तान के उस गांव से बता रहा हूं जो चीन के सीमा पर भारत का ये सीमा पर रखवाली करने वाले गांव के पीछे बोल रहा हूं। मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, आप जहां भी जाए यात्रा करने इस कठिन क्षेत्र में आए या पूरी चले जाए या कन्याकुमारी चले जाए या संस्कृत कहीं पर भी जाए, एक संकल्प कीजिए। जैसे मैं भूतल की बात करता हूं, मैं आज एक और संकल्प के लिए प्रार्थना करता हूं और देशवासियों को प्रार्थना करना है तो मेरा हक बनता है। मैं आदेश नहीं दे सकता, प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना आप जितना खर्चा करते तय कीजिए, कम से कम 5% जो टोटल खर्चा आपका यात्रा का होगा उसमें 5%, अगर 100 रुपया खर्चा करते हैं तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो किसको लेके जाए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माताएं बहनें कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा के बताते मैं कहने की बताइए। उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपये का बिक जाएगा। उनको इतना अगर सब यात्री सभी प्रवासी जहां जाए वहां स्थानीय जो गरीब लोग पैदा करते हैं वैसी स्थानीय बनी हुई चीज 5% बजट ये जोड़ दीजिए। आप देखिए आपको जीवन में संतोष होगा और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस साल जब उत्तराखंड गए थे ना, ये तस्वीर तो मुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन वो जो छोटी चीज दिखती है ना, वहां की पूरी माँ बना रही थी, मैं उससे लेके आपको आनंद होगा, आपको संतोष होगा। इसलिए आज यहाँ पहाड़ के लोगों की पहली पहचान यही होती है कि वो बहुत मेहनती होते हैं। उन्हें उनके साथ उनकी विचार प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है। वो प्रकृति के प्रति शिकायत नहीं करते, संकटों के बीच जीना सीख लेते हैं। लेकिन आप पहले की सरकारों के समय पहाड़ों के लोगों के सामर्थ्य को उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किया है। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही, वो मेहनत लोग हैं, पहाड़ में सबका हौसला है, अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय है। उनकी ताकत है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, उनको भी सुविधा चाहिए। मुश्किल हालातों में पहाड़ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, तो पहाड़ के लोगों का नंबर सबसे बाद में आता है। इस सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़े? पहाड़ के लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को मुझे समाप्त करना ही, इसके पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू
इनके लिए भी ऑनलाइन लोग बैठकर उनको बताना चाहता हूँ कि माना है माना, ये मेरा माना में देखिए 8वीं कक्षा भरी मेरी माँ बहने डिजिटल पेमेंट ले रही है, पेटीएम हुआ है, QR कोड लगाया है अपने माल के सामने। ये ताकत मेरे देश की मुझे माना गांव के लोगों के पास देख करके और गर्व होगा। हमने गांव में हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोलने का अभियान चलाया, जिसकी वजह से गांव के पास चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। इन अभियानों का बहुत बड़ा लाभ हमारी माता और बहनों बेटियों को। एक संवेदनशील सरकार, गरीबों का दुख दर्द समझने वाली सरकार कैसे काम करती है, यह आप देश के हर कोने में लोग अनुभव कर रहे हैं। कोरोना के इस काल में जब वैक्सीन लगवाने की बारी है, अगर पहले की सरकारें होती तो शायद अभी तक वैक्सीन यहां तक ना आता, लेकिन ये मोदी है। मैंने कहा कोरोना काल की ज्यादा तेजी से मुझे वैक्सीन पहाड़ों में ले जानी है, और मैं सरकार को बधाई देता हूं। मेरे उत्तराखंड और मेरे हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम पूरा करें। इस वैश्विक महामारी में लोगों को भूख मरी का शिकार ना होना पड़े, बच्चों को कुपोषण का शिकार ना होना पड़े, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। इस योजना की वजह से उत्तराखंड के भी लाखों लोगों को मुफ्त अनाज मिला, और हमने पक्का किया किसी गरीब के घर में भी कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब घर में चूल्हा न जला हो, रोटी न बची हो, तो बच्चा भूखा न गया हो, वो दिन में देखना और हम सफलता को कर पाएगा। भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी है। और मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं, शायद कुछ पुराने लोगों को याद हो गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते था, इतना दूर इतनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम ये माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आदेश का आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहाँ आया और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
साथियों, मुझे इतना अच्छा लगा और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का इमारत का काम नहीं कर रहे, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं। अब ये हमारा पूजा साथियों, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्ष मुझे इतना अच्छा लगा और वो कह रहे थे कि हम कोई रोड का इमारत का काम नहीं कर रहे, हम तो बाबा के पूजा कर रहे हैं, बाबा की पूजा कर रहे हैं। अब ये हमारा पूजा साथियों, देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर मैंने लाल किले से एक आह्वान किया। ये आह्वान है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति का। आजादी के इतने वर्ष क्या जरूरत पड़ी है कहने? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश की या तो गुलामी के तराजू से प्रगति के काम को तोड़ा जाता है, इसलिए लंबे समय तक हमारे यहां अपने आस्था धर्मों के विकास को लेकर एक नफरत का भाव रहा। विदेशों में वहां की संस्कृति से जुड़े स्थानों की ये लोग तारीफ करते करते नहीं करते, लेकिन भारत में इस प्रकार के काम को हेय दृष्टि से देखा जाता है। इसकी वजह एक ही थी, अपनी संस्कृति को लेकर हीन भावना, अपने आस्था धर्म पर अविश्वास, अपनी विरासत से विद्वेष। और ये हमारे समाज में आज बड़ा हो ऐसा नहीं है। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के निर्माण के समय क्या हुआ था? इतिहास से भी हम बड़ी भांति परिचित। गुलामी की ऐसी मानसिकता ने हमारे पूजनीय पवित्र आस्था स्थलों को जर्जर स्थिति में ला दिया। सैकड़ों वर्षों से मौसम की मार सहते आ रहे पत्थर, मंदिर स्थल, पूजा स्थल के जाने के मार, वहां पर पानी की व्यवस्था, उसकी तबाही, सब कुछ तबाह होकर के रख दिया गया। स्थिति ऐसी रही, वहां की यात्रा जाने की सुविधा करने का उनको जरूरी नहीं लगा। पता नहीं कौन सी गुलामी की मानसिकता ने उनको जकड़ के रखा। यह 30 करोड़ देशवासियों का है और आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए ईश्वर ने मुझे एक नाम दिया। भाइयों बहनों, इस उपेक्षा में लाखों करोड़ों जनभावनाओं के अपमान का भाव छिपा। इसके पीछे पिछली सरकारों का निहित स्वार्थ। लेकिन भाइयों, ये लोग ना तो हमारे आध्यात्मिक केंद्रों का महत्व कम हुआ, ना ही उन्हें लेकर हमारे समर्पण भाव में कोई कमी आई। और आज देखिए, काशी, उज्जैन, अयोध्या, अनगिने ऐसे श्रद्धा के केंद्र अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड, वे भी श्रद्धा को संभालते हुए आधुनिकता से उसकी सुविधाओं से लेकर देवी विद्याधर के कॉरिडोर तक भारत अपने सांस्कृतिक उत्थान का आह्वान कर रहा है। आस्था के इन केंद्रों पर अब हमारे विज्ञान साथी भी इन स्थानों पर जाकर दर्शन कर रहे हैं। मुझे याद है जब गिरनार में रोपवे बनाया, 80 साल के माता पिता ऐसे बुजुर्ग लोग वहां आने के बाद चिट्ठी कि कभी सोचा नहीं था कि गिरनार पर्वत में जाकर केंद्रों को लेकर गर्व के भाव से भर गया। उत्तराखंड की देवभूमि स्वयं
इस परिवर्तन की साक्षी बन रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बनने से पहले केदारनाथ में एक सीजन में ज्यादा से ज्यादा 5 लाख श्रद्धालु आया करते थे। अब इस जीवन सीजन में ये संख्या मुझे बता रहे हैं बढ़ गया। इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते था, इतना दूर इतनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम ये माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आदेश आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में नई सरकार बनने के बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार बोल रहा हूं, तो मैं आज जब यहाँ आया और माणा की धरती से मैं पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों को, हम सबको दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, उसमें 5% अगर 100 रुपया खर्चा करते हो तो 5 रुपया उस इलाके में जो कुछ भी स्थानीय उत्पाद है, स्थानीय लोग जो बनाते हैं, आप उसको जरूर खरीदिए। आपके घर में है तो दूसरा लेके जाइए, किसी को भेंट दे दीजिए, लेकिन वहां से जरूर लेके जाइए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं भाइयों बहनों, इन सारे क्षेत्रों में इतनी रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी मुझे माता बहने कह रही थी कि इस बार यात्री इतने आए, मैंने कहा कितनी बिक्री हुई, तो जरा पहले तो शर्मा गए बता के बता। मैंने कहा नहीं बताइए बताइए। उन्होंने कहा 2.5 लाख रुपये का बिक गया। उनको जीवन में संतोष होगा और घर में रखेंगे, बच्चों को बताएंगे कि देखिए हमने उस समाज में गए थे ना, जिस तस्वीर को मुझे अच्छी लगती है, उस तस्वीर के पीछे तो हमने 20 रुपया खर्च किया है, लेकिन जो जो छोटी चीज दिखती है ना, वहाँ की पूरी माँ बना रही थी, मैं उससे आपको आनंद होगा, आपको संतोष। एनसीसी से जोड़ने का अभियान भी यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हुआ। पूरे देश में सीमावर्ती क्षेत्र में जो अच्छी स्कूल होगी, अब एनसीसी वहां चलाएंगे। अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, वहां एनसीसी 75 साल चली, अब एनसीसी चलेगी गांवों में, मेरे गांव के बच्चों को। कनेक्टिविटी ना हो तो पांच पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान करेगी। आज उत्तराखंड को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां और रेलगाड़ी की आवाज उत्तराखंड के विकास की नई गाथा लिखी। देहरादून एयरपोर्ट भी हम नए अवतार में सेवा दे रहे हैं। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहाँ 2-2 पीढ़ी
ऐसे गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है, और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो अभी एक स्टेशन पहुंची है, लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो दिन मैं उत्तराखंड में भी देखना चाहता हूं। आज चाहे हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो, या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेस वे जल्दी आपका स्वागत करने वाले। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है, वो यहां से यात्रा का खुद अनुभव लेकर जाता है। दिल्ली देहरादून 91 कॉरिडोर से दिल्ली देहरादून की दूरी तो कम होगी, इसे उत्तराखंड के उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। भाई और बहनों, आधुनिक कनेक्टिविटी राष्ट्र रक्षा की भी गारंटी होगी। इसलिए बीते 8 सालों से हम दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। कुछ साल पहले हमने कनेक्टिविटी की 2 बड़ी योजनाएं शुरू की, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 7,000 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण टनल्स को भी पूरा काम किया। एक समय था जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी पड़ती थी। हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया, बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर, जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ रहा है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां से फौजी साथियों के बाकी सब विराट होगा, लेकिन इस धारा को हमें बदलना है और धरातल ब्रिज को हमें बदलते रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव से और मैं कहना तभी मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में दोस्तों, आज धोडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है। लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होगा। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। अभी मैंने पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात एक दूसरा इलाका रेगिस्तान में नालाबेट की जगह पर एक माँ का स्थान था, वहां बहुत बड़ा स्थान बना दिया और अभी उत्तराखंड के अफसरों को भेजा था, जरा देख के आइए क्या माना के आत्मा में ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं, मैं भाइयों बहनों, हमारे पहाड़ी राज्यों की चुनौतियों में एक जैसी विकास की आकांक्षाएं भी बहुत प्रबल है। विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल को भूगोल और परंपरा के हिसाब से भी एक दूसरे से कई मामलों में जुड़े हुए। एक गढ़वाल है और उत्तरकाशी के देहरादून के उस तरफ आपके शिमला और सिरमौर आ गए। इस त्योहारों के दिनों में हमारे गरीब परिवारों को दिक्कत न हो। डबल इंजन की सरकार के प्रयास अब उत्तराखंड में
विश्वास है टूरिस्टों को आने जाने के लिए बड़ा नया युग शुरू हो जाएगा। लोग अपनी विशाल से वापस नहीं जाएंगे जब तक माना प्राप्त नहीं जाते, वापस नहीं जाएंगे। वो स्थिति में पैदा करके रखेगा। इसी प्रकार जो सीमा से हमारी सड़क के चौड़े करके सामान्य लोगों के साथ ही हमारे फौजियों के लिए भी बॉर्डर तक पहुंचना बहुत आसान हो। भाइयों बहनों, हमारे पहाड़ी राज्यों की चुनौतियों में एक जैसे विकास की आकांक्षाएं भी बहुत प्रबल है। विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल तो भूगोल और परंपरा के हिसाब से भी गिरिपार में तो अंतर करना भी कोई बड़ा बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में जाकर आया, वहां उत्तराखंड भी बहुत अच्छा है। हिमाचल वाले कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए धरोहरों आस्था के स्थानों के विकास के लिए बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल इंजन सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्री हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं की। मैं बाबा के नाम और पत्र विश्वास से इस जन विश्वास को खड़ा उतरने का आशीर्वाद मांगने में आया। एक बार फिर विकास के लिए, विकास की परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद दें, माताएं रहने आई, शायद आज जगह के लिए होगा, छोटा सा माना आज पूरा यहां माहौल बदल गया है। मैं कितना आज सचमुच मेरा जीवन धन्य हो गया है। मैं दीपावली की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए, आपके बच्चों के उत्तम प्रगति के लिए बद्री विशाल के चरणों में प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आपके तेजस्वी उद्बोधन के लिए बहुत बहुत आभार मानकर, आपके वचनों की प्रतिबद्धता में, आपकी वाणी की दिव्यता में, नेतृत्व की प्रबलता में विश्व पटल पर पुनः विश्व को सौभाग्य हिंदुस्तान महोदय का कोरोना वैक्सीन